मैंने बहुत सोचा, सोचता रहा मैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा एकदम बढ़ गया, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों दबाव में आ गया, डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन अब गिरावट आ रही है, आप देख रहे होंगे अब गिरावट आना शुरू हो गई। ये तो इनका चक्करबाजी होती है ना, पहले डॉलर को इतना चढ़ा देते हैं कि फिर उसके बाद जब कम करते हैं तो लोग कहते हैं यार चलो इतने पे तो आ गया। ये ड्रामा होता है, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, दिस प्रोग्राम इज ए डिजिटल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड विदाउट प्रीजुडिस। आगे खुद समझ जाएं जिन लोगों को टेक्निकल चीज़ पता है। अब बात कुछ ऐसी है कि हमें इस चीज़ को समझना है टेक्निकली कि क्या वजह बनी। नाजरीन, मैंने सोचा क्या ये पीटीआई हुकूमत की नाकामी है, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे इसका ब्लेम डाल दिया जाए। जो मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, डॉलर की कदर में भी एक तरह का इतना इजाफा हो गया कि लोग परेशान हो गए, तिजारती खसारे में इजाफा हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफा हो गया, और उसके साथ साथ देखें पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे बढ़ गए। टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, टेक्निकल बातें थोड़ा समझना है इसको। बैरूनी कर्जे भी पाकिस्तान के बढ़ गए और पाकिस्तान की सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जा भी बढ़ गया। बहुत सोचा मैंने, फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि यह वजह है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नाजरीन, ये बुनियादी वजह बनी। लोगों ने मेरे ऊपर तोहमत लगाई। मैंने हमेशा कहा कि मैं सबसे पहले तो भाई हमारे जो अशराफियां हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, उनको सलाम पेश करता हूं, उनकी जालियत को सलाम पेश करता हूं, उनकी बेवकूफ़ी को सलाम पेश करता हूं। हमने सीपैक मंसूबा निकाला और सीपैक मंसूबे को जाकर हमने जोड़ा चीन के रेगिस्तान से। वाह वाह वाह, कमाल है, वाह 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 वाह, क्या बात की हमने वो जालियत कर दी जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और नोटू किसके लगाए? अपने नोटू लगाए। अब हम तो आपको पता है दुनिया के मांगुए आजम हैं, सारी दुनिया में मांगते फिरते हैं, भुक्कड़ सारी दुनिया से मांग के ही हमने बनाया ना। हमने क्या किया, सीपैक मंसूबा बनाया अपने पैसों से, अपने तो थे नहीं, कर्जा लिया। कर्जा किससे लिया? जिनसे कर्जा लिया उन्होंने हमारे मुल्क की सड़कें, हमारे मुल्क के एयरपोर्ट, हमारे मुल्क की तंसीबात को गिरवी रखवा दिया। और सड़क जाके मिली कहां सीपैक की? चाइना के रेगिस्तान में। और डिस्को डांस हमने इतना किया मुल्क के अंदर, आज तकदीर बदल, नाउजुबिल्ला। तकदीर बदलने वाली जात सिर्फ मेरे रब की है और तुम सब लोग कुछ नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें की। सीपैक ने पाकिस्तान की मईशत को जितना नुकसान पहुंचाया उसका तखमीना आप सोच भी नहीं सकते। यानी हमने कर्जे लेके चाइना के लिए नौकरी चाकरी की, उनको सड़क बना के दी, उनके थर्ड क्लास बोसीदा 2% के रेगिस्तान के अंदर जाकर हमने सड़क मिलाई, डिस्को डांस किए। मकसद उसका यह था कि इंडिया को नाराज करना है। अब इशू क्या है कि इंडिया की खातिर हमने खुद को खंजर मारे, खुद को नुकसान पहुंचाया। इंडिया की साजिश थी ये, इंडिया सीधे लोग थोड़ी हैं, ये साजिशी लोग हैं इंडिया वाले। इनको जब कोई काम पाकिस्तान से करवाना होता है ना, ये पाकिस्तान को कह देते हैं ये काम नहीं करो, फिर पाकिस्तान जिद पे आ जाता है। इंडिया ने बोला अब हम जरूर करेंगे, इंडिया ने बोला हम जरूर करेंगे। उसी चक्कर में सीपैक के जरिए पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया। इमरान खान बेचारे और पीटीआई हुकूमत शर्मिंदा होती फिर रही है। दरअसल महंगाई की बुनियादी वजह, तिजारती खसारे की बुनियादी वजह, करंट अकाउंट डेफिसिट की बुनियादी वजह, बैरूनी कर्जे बढ़ने की बुनियादी वजह, मुल्क के अंदर दीगर और मुआशी मसाइल की जो जड़ है वो ये सीपैक है। और तवानाई के मंसूबे लगा दिए, जिसके बारे में भी बात करूंगा ब्रेक के बाद, क्योंकि अब अच्छी खबर ये आ रही है, अच्छी कह लो, हम तो खुश होते हैं कि हमें उधार मिल रहा है आईएमएफ से, तो आईएमएफ की तरफ से अच्छी खबर आ रही है कि हमारी मिस्ड कॉलों का जवाब आ रहा है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। तो अब इस राज पर से तो पर्दा हटा दिया, क्योंकि आपको पता है मईशत तो हमेशा ही दबाव में होती है। नया फैक्टर क्या था? मेरी तहकीक से यही पता लगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार बुनियादी तौर पे माशी मसले की वजह बनी। मलिक बोस्तान साहब हमें वज़रिया टेलीफोन लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो सर। मलिक बोस्तान साहब, अब रुपए के ऊपर दबाव देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है,
डॉलर की कदर के अंदर हम कमी देख रहे हैं। आपकी क्या राय है, इसकी क्या वजूहात हैं और आगे जाके डॉलर की कदर कहां जाके बैठेगी? इसकी बड़ी वजह तो वही है, सऊदीया है। मैं समझता हूँ सऊदीया को हम पूरी कौम शुक्रगुजार है और पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है। हर मुश्किल वक्त में सऊदीया ने पाकिस्तान को समझे वेंटिलेटर से निकाला। तो जी जी अंदाज में बड़ा मुस्ताफुन किया। उस दिन से आपने देखा रुपया 75 से कम होकर आज 170 पे आ गया। उसके अलावा IMF का भी जो है अब उम्मीद है, शौकत साहब ने कहा कि इसी हफ्ते हमारा हो जाएगा। और IMF ने $2.78 बिलियन जो के स्टैंड बाई में दिए हुए थे, खर्च करने पर पाबंदी लगाई हुई थी बजट में, तो उन्होंने ये इजाजत दे दी कि पाकिस्तान अपने ये पाकिस्तान को बल्कि आवाज से काम होगा था उसी बता गया। तो ये सारी चीजों ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट की और बूस्ट हुए। तो आपके नजदीक अब ये क्या इस्तेहकाम की पोजीशन कहां जाके बैठेगी? कौन सा ऐसा रेट होगा जो आपके ख्याल से मुनासिब है, या इस वक्त रेगुलेटर, स्टेट बैंक या हुकूमत पाकिस्तान देख रही होगी डॉलर के लिए मुनासिब रहेगी? देखो जी, जैसे तनाज़ा कर दिया था और उससे थोड़ा सा मार्केट में बड़ा अपसेट आया था और उन्होंने हालांकि उनके कहने का मकसद ये नहीं था कि उनका तो एक ही मकसद है, कुछ लोगों को फायदा है और कुछ को नुकसान ज्यादा होता है, तो जिसको हमारा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। और फिर उन्होंने बयान भी दिए कि हम करंट अकाउंट खसारे पे जो है बहुत जल्द काबू पा देंगे और हम नैरो करेंगे। तो ये सारे बयान अच्छे हैं और GDP पे जैसे तो ने कहेगा 5% तक अपनी ले। तो ये सारे ऐसे इकदाम हैं जिसकी वजह से उन्होंने लग्जरी आइटम पे जो है 100% मार्जिन भी कर दिया है, जो कैश मार्जिन से 0 मार्जिन से खत्म करके। तो इसी तरह उन्होंने जो LC अब खुलती हैं पहले 2 दिन में 5 दिन पहले एडवांस उनको बताना पड़ेगा। तो ये सारे मैनेजमेंट किए हैं रेगुलेटरी उन्होंने, जिसकी वजह से इम्पोर्ट का बिल भी आप अगले महीने में इंशाल्लाह कम होगा। और एक्सपोर्ट जैसे अभी डेटा है आपकी जो है बढ़ी है, इसमें $2.47 बिलियन हो गई है और इसमें 17% इजाफा हुआ। तो ये सारी मसलूक बातें हैं। पाकिस्तान भी पूरी कोशिश कर रहा है कि अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाए। वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने पाकिस्तान को यही कहा है, आप हमारी पूरी तवज्जो अपनी एक्सपोर्ट पे दें। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो आप मुकाबला कर सकें, वरना फिर आपको इसी तरह कर्ज लेकर कर्ज अदा करने का काम करना पड़ेगा। जैसे मुल्क को चंद माह पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कारोबार खराब होगा, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी खराब होगी। ये सारी चीजें मैनेज करने वाली। चंद माह पहले आपने पेशगोई की थी जब डॉलर ऊपर की जानिब जा रहा था कि ये 150 रुपए तक का हो जाएगा, और आपकी पेशगोई के मुताबिक डॉलर नीचे भी आया, 152 के आसपास आ गया। इस दफा क्या पेशगोई करेंगे? आपको क्या लगता है कि अगर ये इकदाम जो कि आपने अभी बताए हैं ये मौसर हो जाते हैं तो डॉलर का टारगेट रेट क्या होगा? देखो, डॉलर का आज 170 तोड़ देते हैं। जैसे मैंने पीछे कहा था कि 175 इसका लेवल है, 170 है। और 170 के बाद जो है जो इसका बोर्ड एक्सपोर्ट बनती है वो तकरीबन बनती है डॉलर यहाँ 167 पे रुकेगा थोड़ा सा, और थोड़ी सी बाइंग आएगी अभी, क्योंकि जितने भी एक्सपोर्टर थे उन्होंने इसमें उम्मीद पे कम कर दिए कि नीचे जाके हम खोलेंगे, तो वो वेट कर रहे हैं, वेट एंड सी वाली। इस तरह एक्सपोर्टर है जिन्होंने एक्सपोर्ट को सीधी उम्मीद पे रोकी हुई थी कि डॉलर 180 के जाएगा तो हम रोकेंगे, तो उनका जो है वो पूरी तरह ख्वाब पूरा नहीं हुआ और उससे पहले डॉलर गिरना शुरू हो गया और उन्होंने अपने दाड़ा ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जिन लोगों ने डॉलर रखे हुए थे, बैंकों में रखे हुए थे या एक्सपोर्ट को सीड, क्योंकि 3 महीने उन्हें इजाजत होती है बाहर रखने की, तो अब और सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्रेशर आ रहा है। इसकी वजह से आप देखना मजबूत हो रहा है, डॉलर का रेट गिर रहा है। तो ये आने वाले वक्त में 167 तक तो जा सकता है। उसके बाद फिर देखेंगे क्या हालात होते हैं। IMF आ जाता है, पै जाता है, और भी चीजें जो कि पाइपलाइन में हुकूमत पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रही है कि इसका बैकअप बना के रखे। और आगे जो हमने कर्जे देने हैं अगले 12 अरब डॉलर, उसका भी से बॉन्ड भी जारी करने वाले हैं, यूरो बॉन्ड भी जारी करने वाले हैं। तो सारी चीजें जब अगर हो जाती हैं इस तरह IMF से हमारा मादा तय पा जाता है तो 3 अरब डॉलर ये हमें मिलते हैं। इसके अलावा कोई तकरीबन 10 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक ने अगले 5 साल पे 5 अरब डॉलर एशिया बैंक ने देने, तो वो उन्होंने भी हर साल 2 अरब डॉलर देने होते, वो भी उन्होंने यही सिग्नल दिया कि जब IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए उसके बाद भी हम ये रिलीज कर दें। पाकिस्तान की उम्मीद है
अल्लाह के हुक्म से कि IMF के मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और बहुत जल्द इसका ऐलान हो जाएगा, तो सिर्फ एक भी बड़ा मुस्बत असर आएगा। अच्छा, एक चीज के बारे में बात कर रहा था मलिक बोस्तान साहब, मैं चाहूंगा थोड़ी सी आप भी राय दें। शायद वो मिसमैनेजमेंट हो सीपैक की, या फिर सीपैक मंसूबे के डायनेमिक्स हों। अब अनफॉर्चुनेटली क्या है कि सीपैक मंसूबे जो लगे हैं उनकी वजह से एक तो हमारे गर्दिशी कर्जे बढ़ गए, हमारे बैरूनी कर्जे बढ़ गए। इसके साथ साथ जो इशू हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि ट्रेड डेफिसिट, आप पता है चाइना हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टिंग पार्टनर है। तो अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि सीपैक जो है वो एक लायबिलिटी बन गया, एक बोझ बन गया पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। और आपको पता है पाकिस्तान से एक बहुत अहम शख्सियत चाइना तशरीफ भी लेकर गए थे, और वो बहुत बाअसर शख्सियतें, सियासी शख्सियत नहीं है। उन्होंने जाकर मानूस करने की कोशिश की कि पावर टैरिफ को कम करें ताकि पाकिस्तान को रिलीफ मिले, लेकिन चाइनीज ने बात सुनने से इनकार कर दिया। और फिर अब IMF के पास ही हमें जाना पड़ रहा है, डॉलर भी वो नहीं दे रहे। तो सर ये सीपैक तो मेरे ख्याल से हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ है, क्या कहते हैं आप? मैं समझता हूँ, मुझसे सवाल कर रहे हैं ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता होगा पाकिस्तान से एक बड़ी मारूफ शख्सियत, बाइज्जत शख्सियत पाकिस्तान से तशरीफ लेकर गए चीन। उन्होंने चाइना को जाकर कन्विंस किया कि पावर टैरिफ को कम करें, पाकिस्तान पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और सीपैक के मंसूबों के ऊपर भी बात हुई होगी, मुझे यकीन है। लेकिन चाइना ने कोई हमारी मदद नहीं की, ना ही मैं देख रहा हूं कि वो ट्रेड डेफिसिट को कवर करने में या इसकी फाइनेंसिंग में कोई डॉलर दे रहा है। सर ये तो अजीब सी चीज है, ये तो हमारे पास बोझ बन गया सीपैक। अब क्या कहते हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बोझ नहीं है, हमारे लिए बोझ उतारेगा। और ये थोड़ी गलत खबरें आ रही हैं। चाइना ने देखा ना 23 अरब डॉलर अपने हिस्से के लगा दिया, हमने जो अपने हिस्से के काम है वो हमारे अभी पेंडिंग है। तो उसने सिक्योरिटी की खदशा ज़ाहिर किए, 700 बैंक जो है दोबारा काम शुरू हो गया। उसने कहा कि पाकिस्तान ने VIP सिक्योरिटी का हमसे वादा किया था और हमारे बंदे महसूस काम कैसे करके, वो उन्होंने आकर देखा सीपैक के चेयरमैन को भी उन्होंने उसको हटवाया, फिर उसके बाद दूसरी कई लोग पोस्टिंग करवाई। तो उनको थोड़ा सा ये था कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा कि हम इतना बड़ा पैसा लगाएं, और इतना खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान को दबाव में डाला जा रहा है अमेरिका की तरफ से और की तरफ से सीपैक को जो है वाइंड अप करें। हालांकि इसमें हकीकत नहीं है, पाकिस्तान का भी वाइंड अप नहीं करेगा, ना ही स्लो करेगा। हाँ, पर जरूर पड़ रहे हैं हमारे, और वो हमने ज़ाहिर पहले हमने एग्रीमेंट किए हैं, जारी करना था हमारा फर्ज है उनका भी। और हाँ, रिलीफ हम ले सकते हैं, उसके लिए हमें उनको सेटिस्फाई करना होगा कि चाइना जो है अभी तक हमारे जो सिक्योरिटी व्यू से और हमारे जो अखराजात के व्यू से वो इतना सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन हमें इसको बेहतरीन से सफर संभल से इसको कामयाब बना सकते हैं। सीपैक हमारे लिए बहुत बड़ा मंसूब है। अगर ये खत्म होता है तो समझो पाकिस्तान की इकानमी खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान पे ऐसा कोई इस्तेमाल भी नहीं करेगा। बड़ी अहम गुफ्तगू आपके साथ जारी थी। अब आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको स्टूडियो में भी मदऊ करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब। मलिक बोस्तान साहब ने अपनी आरा का इजहार करते हुए ये कहा कि 167 रुपीज़ के ऊपर ये जाकर कुछ इस्तेहकाम दिखेगा, और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी आरा दी कि सीपैक मंसूबे के ऊपर पेशरफ जारी रहेगी, और चाइना की तरफ से भी हो सकता है कुछ ताउन पहले भी आया है, आगे भी आए, वो इसके बारे में अच्छी राय रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ जफर पराचा साहब शामिल गुफ्तगू होंगे, उनके साथ बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, देखो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा कॉन्क्रीट किस्म का हम कर लें और डिस्कशन। और मैंने जो अपने तई अखज़ किया है वो मैंने इसमें डिस्कस किया। IMF की डील के बारे में भी थोड़ी बात हुई। बहुत ही आम शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जफर पराचा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस कारोबार से मुंसलिक है। सर वेलकम करता हूँ आपको शो में। शुक्रिया जनाब। अब बात यह है कि अब न्यू डायमेंशन आ गई ना। IMF हमारी मिस्ड कॉलें देखकर अब उसने फैसला किया कि भाई इतना ना तड़पाऊँ, अब मैं दे देता हूँ जवाब। तो उसने मैसेज कर दिया कि भाई आ मिल ले कहीं सनम। तो हम जो है जाहिर बात है मामलात फिर ऐसा लगना शुरू हो गया कि कुछ बन जाएंगे IMF के साथ। वैसे तो लोगों से कर्जा लेना बहुत ही मायूब चीज़ है, उधार लेना बहुत ही मायूब चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में इस पर भी शादियाने बजाए जाते हैं। तो हम अब अगर वो राज़ी हो जाता है, शराइत मुझे नहीं पता क्या रखता है, नरम रखता है, सख्त रखता है, डॉलर की कदर में कमी आएगी, रुपए में कितना इस्तेहकाम आएगा, अपनी राय का इजहार कीजिए। देखिए सर, बात यह है कि जैसे पिछले दिनों मेरी आपसे बात हुई थी, जी जी, मैंने कहा था कि ये सऊदी अरब का जो अनाउंसमेंट आई है, इसके बाद डॉलर हमें मुझे लगता है फौरी तौर पे 170 रुपए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर 170 रुपए पे आ गया है।
रफली आपने कहा था कि इसके आसपास है। जी बिल्कुल। और मैं अपनी बात का दोबारा अदा करूंगा कि अगर IMF की कोई और दीगर शराइत के साथ कोई और शर्त नहीं है तो डॉलर का रेट हमारी जो मौजूदा फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से 155 रुपए का रेट बनता है। लेकिन फौरी तौर पे 155 रुपए डॉलर का रेट नीचे आते हुए मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर IMF का हमको कर्जा मिल जाता है और उसके साथ साथ जो बाकी दूसरी मॉनेटरी एजेंसीज हैं वो भी अपने कर्जे हमें दे देते हैं तो मुझे लगता है कि ये डॉलर 160-62 के बैंड में इंशाल्लाह आ जाएगा। आपकी भी क्योंकि पेशगोइयां बड़ी दमदार होती हैं, इस वजह से मैं भी उनको बड़ा संजीदगी से लेता हूं। तो आप कह रहे हैं कि 160 और 162 के दरमियान आ सकती हैं बशर्ते कि तमाम चीजें हमारे फेवर में आ जाएं, है ना? इसके साथ साथ एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप देखें कि हमारे जो इस वक्त कंट्रोल्स हैं, ख़ास तौर पे स्टेट बैंक के जो कंट्रोल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और फटाफ के कंट्रोल्स हमारे बहुत अच्छे हैं, फुल हम लोग कंप्लाइंट हैं। तो इसकी वजह से भी हमारी जो इकनॉमी है उस पर असर आया है। लोग पैसे लगाने में निकालने में थोड़े रिलेक्टेंट है क्योंकि ये नहीं कि हमारे यहाँ को ब्लैक मनी है या हमारे यहाँ लोग मनी लॉन्ड्रर है, ऐसा नहीं है। हमारे एक ट्रेडिशन है कि हम लोग कैश पे काम करते हैं। ये तो एक ट्रेडिशनली हम लोगों को अब जो डॉक्यूमेंटेड जहां हमको जोड़ने की कोशिश की जा रही है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा उनका 70-80 साल का फर्क है। तो हमको लोगों को इस सिलसिले में उनका माइंडसेट बनाना है, उनको तैयार करना है। तो मेरा आपके ज़रिए गुजारिश ये है कि जैसे कारोबार है, हमारे यहाँ बात हो रही है कि जी कॉरपोरेट सेक्टर में 2 से 2.5 लाख रुपए का चेक इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, हर चीज़ में ID कार्ड फलाना। तो मेरी आपके ज़रिए गुजारिश ये है गवर्नमेंट से, चेयरमैन FPR से, वज़ीर आज़म साहब से कि इसको आप ग्रेजुअली करें। अगर आप अचानक करेंगे तो ये फिर ब्लड जो है ना, ब्लड का ग्रुप मैच करके करें। अच्छा, मैं एक बात बोलूं आपको, मेरे ख्याल से ना करें। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? मैं आपके सामने मसला रखता हूं। बुनियादी बात यह कि सर FATF के अंदर जो कंप्लायंस इश्यूज है ना, जो हमें ग्रे के लिए क्वालिफाई करते हैं, हम बस उतना ही करें। हाइट में अब हम नहीं आ सकते। उन्होंने क्लियर शर्त बता दी है, हमारे लोग ऐसी इधर उधर की डींगे मार रहे हैं, हुकूमत साजिश हो गई हमारे खिलाफ बैन। उन्होंने क्लियर कट बात की है कि भाई फेरिस्त में जिन लोगों के नाम है ना, एज अ मनी लॉन्ड्रर या एज अ चिटर, एज अ फ्रॉड, इन तक कानून की रसाई होनी चाहिए। अब वो बैन अल-अक़वामी कानून की रसाई भी हो सकती है और मौजूदा भी हो सकती है। पहले तो इन्होंने ड्रामा ये किया हुआ था कि मोहसिन पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट के अंदर मौजूद है, इसलिए हम जो है वो यूं वो पता नहीं, ऐसा लोग कहते थे मफरूजे की बुनियाद पे। लेकिन अब तो अफसोस के साथ इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि AQ खान साहब का इंतकाल हो चुका है और मुझे बहुत इस चीज़ का दुख है। मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज मैं ये नहीं कहता कि अकेले उन्होंने ही बनाया होगा, जोहरी प्रोग्राम उन्होंने ही तैयार किया होगा, लेकिन उनका एक बहुत ही अहम किरदार था इस मुल्क को एक जोहरी प्रोग्राम के अंदर तरक्की देने में। मैं कहूँगा सबसे अहम किरदार, बहुत सारे लोग अगर इजाजत दें। लेकिन नाउ ही इज नो लॉन्गर देयर, नो व्हाट्स द थ्रेट। अगर किसी दिन उन्होंने लिस्ट लीक कर दी, उसमें वो लोग ना निकले जिनका ये ड्रामा कर रहे हैं कि जी कोई और लोग हैं और उनको डरा भी रहे हैं। मुझे नहीं लगता उन लोगों का नाम है जिनको ये डरा रहे हैं। इसमें नाम होगा चिटर फ्राडिया, सियासतदानों का नाम होगा, हो सकता है कारोबारी लोगों का नाम हो सकता है। मैंने साथ लगा दिया। अगर उन्होंने लीक कर दी तो हम कहाँ के रहेंगे, आप मुझे बताएं। देखिए सर, बात यह है, हमको अब दुनिया क्योंकि इतनी ज़्यादा सुकड़ चुकी है, एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अब हमको मफरूजों के ऊपर ना काम करना चाहिए ना लोगों को डराना चाहिए। अब हर चीज डरा रहे हैं, आपका नाम भी हो सकता है। अब वो दूसरा आदमी कहेगा यार आपका नाम, फिर हर आदमी का नाम क्यों लेंगे? आप मुझे बताएं कि वो दुनिया के दुश्मन है, वो सब लोगों को यहाँ से ले जाएंगे क्या? आप मुझे बताएं क्या होगा? खौफ की बात क्या है उसमें? देखिए सर, बात यह है कि हमारे यहाँ एक लफ्ज है सिक्योरिटी रिस्क। इसके इतने ज़्यादा इसका मिसयूज़ किया जाता है और हर जगह इससे डराया जाता है लोगों को। तो इससे अब हमें बाहर आना होगा। हमको अगर उनकी कोई डिमांड है, चाहे इकोनॉमिकल, चाहे पॉलिटिकल, चाहे ये आपके प्रेस्क्राइब पर्सन के नाम, वो हमको पब्लिश करने पड़ेंगे। और चाहे हमारे कर्जाजात हैं कि हमने कब कब किस महीने में किस साल में पैसे देने हैं। नहीं तो आप OECD के तो हो गए ना सिग्नेटरी। सर आप ही ने प्रोग्राम में एक दफा जिक्र किया था ना कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अब हमें डेटा तो शेयर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और करना पड़ता है। जी बिल्कुल। आप हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री हैं, मैंने देखा है फॉरेक्स वाले, आप पर भी कोई नई पाबंदी लगाई, बोला ID कार्ड $400 से ऊपर। सर $500 के ऊपर हमको कहा है कि अगर आप डॉलर बेच रहे हैं तो आपको उसका बायोमेट्रिक करना है, लेकिन जी थम्स। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा इकदाम है और वो मेरी बहुत पुरानी डिमांड थी, ठीक है।
गो के जो डॉलर हम सेल परचेज करते हैं वो गवर्नमेंट के या बैंकों से हम डॉलर नहीं लेते, वो हम पब्लिक से लेके पब्लिक को देते हैं। चलो ठीक है, अगर उसको रेगुलेट किया जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और लेकिन उसके साथ साथ जो स्टेट बैंक ने जो कहा है कि आप इसको बायोमेट्रिक करें, लेकिन नादरा की तरफ से इसके ऊपर कोई ताउन नहीं है। अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रोग्राम वो नहीं आपको है, एक्सेस कुछ नहीं देंगे? क्यों देंगे वो आपको एक्सेस? उनको तो अलाउड नहीं होगा, आपको डेटा एक्सेस कैसे दे देंगे? सर देखिए, एक्सेस तो वो देंगे स्टेट बैंक की सिफारिश पे, और ना देने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो जनरल स्टोर को, मिल्क शॉप को इजी पैसा सहूलत के नाम पे ऑलरेडी दिया हुआ है। डेटा आपके पास इनसिक्योर नहीं हो जाएगा? नहीं सर, ऐसे अगर ये हो सकता है, आपकी बात ठीक है कि इनसिक्योर हो सकता है, उसका मिसयूज हो सकता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ 20-25 हज़ार रुपये महीने का आदमी बैठा है वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। लेकिन उस बात को मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि जो आपके ऑलरेडी जनरल स्टोर हैं, पंसारी हैं, मिल्क शॉप्स हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ई सहूलत का उन्होंने डाटा एक्सेस दिया हुआ है, तो वहाँ से तो कम हमारे पास माइक्रो वाला जो है, हाँ माइक्रो वाला, नॉट माइक्रो सर, अच्छा, ये बायोमेट्रिक ऑलरेडी ई सहूलत के नाम पे नादरा ने दिया हुआ है। तो उनसे तो हम कहीं बेहतर हैं, हम रेगुलराइज लोग हैं और रेगुलेटेड हैं। तो आपको तारीख कौन सी दी थी उन्होंने बायोमेट्रिक की? सर हमको उन्होंने पहले पिछले माह की तारीख दी थी, फिर स्टेट बैंक ने एक्सटेंशन कर दी 5 नवंबर तक, जो कि आज मेरा ख्याल है 2 नवंबर है। तो अभी अगले 2-3 दिनों में नज़र नहीं आता कि हम बायोमेट्रिक पे नादरा की वजह से जा सकें। तो नादरा को चाहिए इस काम को तेज़ करें ताकि आवाम को आसानी हो, आवाम में जो बेचैनी और परेशानी है वो दूर हो सके। अच्छा, मुझे ये भी साथ साथ बताइएगा कि अब जनरली अब हमारे सिस्टम के अंदर क्या ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेसिबल हो सकती है, और पहले की तरह जैसे टीटी वाला सिस्टम होता था, टीटी करके पैसे घुमाने वाला, अब तो वो ख़त्म हो गया है। सो रियलिस्टिकली स्पीकिंग मैं वैसे पूछ रहा हूँ, ख़त्म हो गया या है? क्योंकि आप तो बिल्कुल खुल के बात कर देते हैं, आप क्लियर बात करते हैं, छुपाते नहीं है कोई भी बात। क्या वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं? देखिए सर, बात ये हमारे सिस्टम में तो अब कोई लूप होल नहीं है। अच्छा। हमारे सिस्टम के थ्रू जो कि रेगुलेटेड बाय स्टेट बैंक है और वो लोग दिन रात काम कर रहे हैं इसके ऊपर, उसके थ्रू तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती, उसमें कोई लूप होल नहीं है। और जो हम उनके कहने पे जो हम चीज़ें फॉलो करते हैं और देखते हैं, जैसे कि हम आदमी का KYC करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, इन्हांस ड्यू डिलिजेंस करते हैं, और हम उनसे सोर्स ऑफ फंड लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स, रिटर्न्स वगैरह, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग होने की कोई चांसेस नहीं है। आप लोगों को ट्रेड फाइनेंस का जो इन्होंने कहा था कि ये आपको शोबा देंगे, क्या इन्होंने ट्रेड फाइनेंसिंग का शोबा आपको दिया है अभी तक के? नहीं सर, देख, हमको ट्रेड फाइनेंसिंग का शोबा नहीं दिया गया, और जो हमारा बुनियादी जो हमारा इसका जो लिखा हुआ कानून एक्सचेंज कंपनीज का, उसमें ट्रेड रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। नहीं है। तो वो जाहिर है अगर उसमें अगर कोई अमेंडमेंट या कुछ होगा तो वो थ्रू बिल पास होगा तो बात बनेगी, लेकिन अभी इस वक्त इस पे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि हमें तो इस वक्त रिजर्व्स की पोजीशन अपनी प्रॉब्लम आई हुई है, तो हम इसको ही संभाल लें तो बेहतर है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मजीद और गुफ्तगू जारी रहती। 2-3 पॉइंट्स मेरे नज़र थे। एक तो डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक्स,